नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग आपात उपबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने राजभाषा के बारे में बात करी थी। राजभाषा के अंतर्गत हमने 8वीं अनुसूची के बारे में कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं, ये सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है प्लेलिस्ट की। पूरे पूरे जितने भी हमारे पॉलिटी से और हिस्ट्री से जितने भी वीडियो हैं इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ने के बाद से उसको भी देख लीजिएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे हमने पूरी लूसेंट खत्म कर रखी है इस चैनल के अंतर्गत। अगर लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर लीजिएगा फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हैं तो। अगर आप तक नहीं किए हैं तो ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। यानी कि हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था करी गई है। कौन कौन से 3 आपात होते हैं? राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ये जो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं आपात। और ये जो आपातकाल से रिलेटेड प्रबंध है, मतलब ये जो आपातकाल भारत में लगाया जाता है, तो आपात का उपबंध क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो आपातकाल जो है ये जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि जर्मनी देश में आपात किस तरह से लगाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये पहले से उनके संविधान में था, तो उन्हीं के संविधान से ये अपने इंडिया के संविधान के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो इसको ध्यान रखने की मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी कि जर्मनी से कैसे याद रखेंगे। जर्मनी का कौन था? जर्मनी का था हिटलर। हिटलर कैसा था? बहुत खतरनाक व्यक्ति था। हिटलर खतरनाक व्यक्ति था कि नहीं था? हिटलर बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। ये मतलब पूरा नियम कानून जो कुछ भी नहीं मानता था, सब अपने हिसाब से चलाता था, यानी कि तानाशाह था। तो ये राष्ट्रीय आपात भी तानाशाही से रिलेटेड ही संबंधित है। आप इस तरह से रिलेट करके याद करेंगे कि राष्ट्रीय आपात जो लगता है तो फिर तानाशाही जैसा माहौल हो जाता है, उसी के बाद लगता है। तो इसको आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, ये पता ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वित्तीय आपात, ये 3 प्रकार के आपात लगाए जाते हैं। देखो, राष्ट्रीय आपात क्या होता है? तो राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है 352 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय आपात। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण या विदेशी आक्रमण की स्थिति में, या फिर सशस्त्र विद्रोह, यानी कि अपने देश के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह यानी कि शस्त्रों के साथ अगर विद्रोह उत्पन्न हो गया तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। समझ में आया क्या पॉइंट? तो इसको आपको इसी तरह से याद रखना है कि 352 में क्या हो गया? राष्ट्रीय आपात। देखो, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ से आर्टिकल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, और वित्तीय आपात कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। तो इसमें से आपको पहला वाला ही याद रखना है। कौन सा? 352। समझ में आया क्या? 352 याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। फिर इसमें 4 जोड़ देंगे आप, 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 356। फिर इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 360। तो ये जो 3 आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, इसी क्रम में है। ये जो पहला है 352, ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। और 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 जो आर्टिकल है ये वित्तीय आपात से संबंधित है। तो इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है। 352, 356 और 360। 352, 56, 60। ठीक है, समझ में आ गया? 352, 56 और 60। 60 वाला है वित्तीय आपातकाल से, और 52 वाला है राष्ट्रपति शासन से, राष्ट्रीय आपात से, और जो 56 वाला है राष्ट्रपति शासन से। तो इन तीनों को इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। हम लोग और भी डिटेल में बाकी बात करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, याद हो जाएगा। याद करने की टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको वीडियो को ध्यान से और अंत तक सुनना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं तो कब करते हैं या किस स्थिति में करते हैं? जब जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल यानी कि जो प्रधानमंत्री के अधीन जो मंत्री हैं, उस मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, यानी कि वो लिखित में प्रधानमंत्री लोग सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति जी के बाद कि आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, तब जाके राष्ट्रीय आपात लगता है। समझ में आया क्या? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है कि क्यों आपने
राष्ट्रीय आपात क्यों लगाया था, तो इसको जो है न्यायालय के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपात लगाने के पीछे भी मुख्य कारण होना चाहिए। राष्ट्रीय आपात मुख्यतः 3 कारणों से लगाया जा सकता है: युद्ध और बाह्य आक्रमण या विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये 3 ही आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। समझ में आया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी एक भाग में की जा सकती है, जो राष्ट्रीय आपात लगेगा। और राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार की रहेगी, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रीय आपात का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो राज्य सरकार रहेंगी, उस राज्य सरकार को आप हटाएंगे नहीं सीधे लेकिन वो जो राज्य सरकार रहेगी वो केंद्र सरकार के अधीन आ जाएगी, यानी कि केंद्र सरकार पूरा हैंडल करेगा, कैसे क्या करना है। राज्य के अंतर्गत सब कुछ नियंत्रण केंद्र सरकार के अंतर्गत चला जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा। समझ में आया? तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है, और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो यह 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। यानी कि जब राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है 352 के अंतर्गत, तो शुरू में इसको 1 माह तक के लिए लागू किया जाता है, और बाद में जब इसको संसद के 2/3 बहुमत से पास किया जाता है तो उसके बाद इसको 6 महीने तक एक्सटेंड यानी बढ़ाया जा सकता है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है, मतलब संसद फिर से इसे 2/3 बहुमत से पास करके फिर से एक बार 6 महीने तक बढ़ा जा सकती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब यही है। अगला पॉइंट में क्या लिखा है? यदि यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो, यानी कि लोकसभा में कोई भी प्रधानमंत्री न हो, यानी कि प्रधानमंत्री का पद खाली हो। उस स्थिति में लोकसभा का विघटन 1 माह के अंतर्गत आपात घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय लोकसभा में कोई है नहीं, संसद कोई है नहीं, तो वहाँ से 2/3 बहुमत भी कहाँ से अनुमोदित करवाएंगे। इस कारण से वह सिर्फ 1 महीने के अंतर्गत ही बंद हो जाती है। समझ में आया कि आपको? तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यानी कि 30 दिन के बाद जो इन्होंने राष्ट्रीय आपात लगाया है यह खत्म हो जाएगी, अगर 30 दिन के अंतर्गत उसको क्या बोलते हैं अपन, अनुमोदित नहीं करवाया जाता है, बहुमत से पास नहीं करवाया जाता है, तो इस स्थिति में। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। इसका सरल शब्दों में मतलब यह हुआ कि अगर लोकसभा साधारण बहुमत के साथ, साधारण बहुमत का मतलब होता है 1/2 से अधिक, यानी कि 51% लोगों ने बहुमत कर दिया कि राष्ट्रपति शासन को हटा देना चाहिए, राष्ट्रीय आपात को हटा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन नहीं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपात की बात हो रही है। जितना भी पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आपात के बारे में पढ़ रहे हैं। और राष्ट्रपति शासन बाद में पढ़ेंगे, वित्तीय आपात भी बाद में पढ़ेंगे, आगे पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव अगर पारित कर देती है राष्ट्रीय आपात को, तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा को वापस लेना पड़ता है, यानी कि राष्ट्रीय आपात जो लगाया था राष्ट्रपति ने उसको वापस लेना पड़ता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 1/10, यानी गणपूर्ति जो है हमारी 1/10 सदस्यों की लोकसभा के अंतर्गत, तो सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो तो दी जाती है। आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत किया जा सकता है, और जब लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 1/10 रहेगी उस समय में लिखित सूचना किसको दी जाएगी? लोकसभा के अध्यक्ष को, और जब सत्र नहीं चल रही रहेगी तब राष्ट्रपति को दी जाएगी 1/10 सदस्यों के द्वारा लिखित सूचना। समझ में आई? बस इतना ही पॉइंट है। और लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करेंगे, लोकसभा के विशेष अधिवेशन की बैठक करवाएंगे। ये है, इस सबको मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत सिर्फ इतनी है 352 है राष्ट्रीय आपात से, और राष्ट्रपति शासन से 356 यहाँ पे देखिए, और वित्तीय आपात से है 360 यानी 360, 352, 56, 60, इस तरह से सीक्वेंस से याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव के बारे में चलिए पढ़ते हैं।
जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो यह प्रभाव होते हैं। क्या क्या प्रभाव होते हैं? राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है, यानी राज्य का पूरा नियंत्रण जो होता है केंद्र सरकार के अंतर्गत हो जाता है, यानी राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के हाथों में चला जाता है। इस तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए, संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची से संबंधित विषयों तक विस्तृत हो जाती है, यानी कि संसद जो थी कभी वो बनाती थी कब, कौन कौन से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां थी। तो जो संसद होती थी संघ सूची पे नियम कानून बनाती थी, वही संसद जब आपातकाल लग जाएगा या राष्ट्रीय आपात लग जाएगा, उस स्थिति में आपातकाल लग जाएगा तो उस स्थिति में क्या करेगी, संसद जो है राज्य की जो सूची है उसके अंतर्गत भी नियम कानून बना सकती है, राज्य की सूचियों पे भी। ठीक है, आगे पॉइंट पढ़ते हैं। अर्थात संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, मैंने बता दिया आपको। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है। यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है। संक्षेप में बात यह है, टू द पॉइंट, कि संविधान संघीय की एक जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावी रहते हैं। यानी कि संसद द्वारा आपातकाल में जो राज्य का जो विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, तो राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे अगर कोई कानून बनाया गया है तो आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक वो नियम कानून प्रभावी रहेंगे। ये पॉइंट लिखा है। आगे देखो, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो जाती है तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम अथवा समाप्त कर सकता है। समझ में आया? राष्ट्रपति जी केंद्र से, यानी केंद्र सरकार जो राज्यों को देती है धन, उसको या तो समाप्त कर सकती है अथवा कम कर सकती है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। यानी जब तक आपातकाल समाप्त होगा उस वित्तीय वर्ष तक ही ये नियम कानून जो बनाएंगे, मतलब कि धन को कम करना है या बढ़ाना है जो केंद्र सरकार राज्य को देती है, तो उसी वित्तीय वर्ष तक के लिए लागू होंगे जब आपातकाल लगा होगा। समझ में आया? नेक्स्ट चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971-77 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। जो आर्टिकल 19 है, आपको पता होगा 19 क के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता है। तो ये अनुच्छेद 358 इसके ये जो अधिकार है प्रेस की स्वतंत्रता, इसके मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, यानी कि उसको भी समाप्त किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। सिंपल सा पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय आपात जब लगता है उस समय में आपके मूल अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, यानी कि आपके अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। कौन कौन से स्वतंत्रता? सिर्फ 2 स्वतंत्रता को छोड़कर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़ के बाकी सभी अधिकारों को, यानी बाकी सभी क्या बोलते हैं अपन, स्वतंत्रताओं को समाप्त किया जा सकता है, अधिकारों को आपके छीना जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनुच्छेद 350 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। समझ में आया? आर्टिकल 19 के द्वारा प्रदत्त जो 6 मूल अधिकार हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है, अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, चुनौती नहीं दी जा सकती है न्यायालय के अंतर्गत। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो यह अनुच्छेद 19 स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाता है, यानी कि दोबारा से आर्टिकल 19
सभी को मतलब जो भी स्वतंत्रताएं दी गई थी, अधिकार दिए गए हैं, वो सब के सब लागू हो जाते हैं जैसे ही आपातकाल खत्म किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रथम, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही सिर्फ निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यानी कि जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितने भी स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उनको सिर्फ युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही सिर्फ निलंबित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब होगा, राष्ट्रीय आपात लगेगा, उस स्थिति में इन 6 मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा क्या पॉइंट यहाँ पे बना था, देखिए जैसे लिखा है 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरा पॉइंट यह है कि केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित हैं चुनौती नहीं दी जा सकती है, अर्थात तथा ऐसे विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी न्यायालय के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखो, अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अतः 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है, उनका जो मूल अधिकारों को आपके ऊपर लागू होने का वो जो प्रावधान है उसको निलंबित किया जाता है। वास्तविक रूप में ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। समझ में आया? यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। देखो मैं सिंपल सा पढ़ रहा हूँ, आपको इसको ध्यान से बस सुनना है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता है। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी या कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती है। समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ पे देखो पैराग्राफ में क्या लिखा है, 44वें संविधान संशोधन सन 1978, 1000 बार बोल चुका हूँ, इसको आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में हुआ था, ठीक है। अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। प्रथम क्या प्रतिबंध लगाता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 19 वाले को कर सकते हैं। 20-21 वाले जो अधिकार दिए गए हैं उनको निलंबित राष्ट्रपति जी नहीं कर सकते हैं। यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार जो कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है, प्राण एवं देही स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 21 के अंतर्गत है, जिसको मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था। 3 अधिकारों को आपातकाल के दौरान छीना नहीं जा सकता है। और दूसरा नियम ये है क्या कि केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित हैं, उन विधियों या कार्यों के लिए नहीं जो इनके तहत बनाए गए हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना है कि आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकाल के समय में निलंबित नहीं कर सकते हैं। 19 वाले में जो 6 अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनको निलंबित कर सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है, अनुच्छेद 358 और 359 में क्या अंतर है। तो अंतर यह है, पढ़ो पता चलेगा क्या अंतर है। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। और सेकंड पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है, जबकि दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों का निलंबन को लागू करें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है आर्टिकल 358 और 359 में। बाकी इन सबको आपको मैं रीड आउट कर देता हूँ एक बार, देखिए क्या लिखा है। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होता है उसी स्थिति में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल, यानी कि जब सशस्त्र विद्रोह घरेलू जो आंतरिक युद्ध की स्थिति हो जाती है उस समय पे ये लागू नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी ओर जो आर्टिकल 359 है यह बाह्य तथा आंतरिक दोनों स्थितियों में लागू होता है। और क्या अंतर है आर्टिकल 359 में और 8 में?
तो आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि आर्टिकल 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेखित की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि या अल्पकालीन हो सकती है। और फिफ्थ पॉइंट है अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा देश के किसी भी छोटे भाग में लागू हो सकता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि 359 अनुच्छेद 20-21 को निलंबन को लागू नहीं करता है। 358 जो है राज्य के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि 359 क्या करता है, केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। मतलब 359 वाला सिर्फ स्पेशल है कि ये जब जिनके ऊपर राष्ट्रपति ने आदेश दिया है सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड होगा। बाकी 358 जो है ये आर्टिकल 19 से संबंधित है, इसको मतलब खारिज करने से संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। यानी कि पहला राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था, पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसको लगाया गया था बाह्य आक्रमण के आधार पर। कब? प्रथम चीनी आक्रमण के समय। प्रथम चीनी आक्रमण कब हुआ था? 26 अक्टूबर सन 1962 को। आपको ये डेट नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 1962 आपको ध्यान रखना है। 26 अक्टूबर सन 1962 को आर्टिकल 352 को लागू किया गया था। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात को, समझ में आया? राष्ट्रपति शासन अलग होता है, राष्ट्रीय आपात अलग होता है, वित्तीय आपात अलग होता है। यह जो 352 वाला है ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपात सबसे पहले आर्टिकल 352 के अंतर्गत 26 अक्टूबर 1962 को जब चाइना भारत युद्ध हुआ था तब लगाया गया था। समझ में आया? यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ली गई, यानी 1962 से 1968 तक यह उद्घोषणा रही थी, यानी राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। पहली बार का आपको ध्यान रखना है, पहली बार कब लगा था? 1962 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब हुई, यानी दूसरी बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? तो इसका ये लगाया गया था 7 दिसंबर सन 1971 ईस्वी को। कब? जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बाह्य आक्रमण के आधार पर इसको भी लगाया गया था दूसरी बार सन 1971 में। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में। पहली बार भारत चीन युद्ध हुआ था तब 1962 में, दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, तब जब बांग्लादेश को इंडिया ने आज़ाद करवाया था। देखो 1972 के अंतर्गत। तो इसको भी आपको क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, पढ़ना है हमको कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब हुई थी, यानी राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? तो 26 जून सन 1975 ईस्वी को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर, इंदिरा गांधी जी ने ये लगाया था ना, ठीक है, आधार पर जारी की गई थी। तो अभी तक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपात अभी तक सिर्फ 3 बार लगाया गया है। ठीक है। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात 1975 में लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के बारे में, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस, देश में आंतरिक अशांति की आशंका के कारण से। दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 में वापस ली गई थी। दूसरी और तीसरी जो ये आपातकाल लगाया गया था इसको 1977 में वापस ली गई थी। देखो अब हमने तो राष्ट्रीय आपात यानी आर्टिकल 352 के बारे में जितनी भी डिटेल थी हमने अच्छे से पढ़ रखा है। और सेकंड पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये जो हम लोग आपातकाल पढ़ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं, इसको आपको थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है यहाँ पे, या हम लोग 352 पढ़ चुके हैं, अब 356 के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस में लगता है? राज्य के अंतर्गत लगता है। किसी भी राज्य में कोई अपना नीति नियम सब कानून वगैरह सब कुछ अगर संविधान को संभाल पाने में, अच्छे से नियम कानून लागू कर पाने में अगर राज्य की असमर्थ हो जाता है तब वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाती है, और उसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री रहेंगे उसको साइड में बिठा के राज्यपाल पूरा काम संभालता है। तो इसको आपको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो कन्फर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी बस सुनो क्या लिखा है। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राज्य के अंतर्गत संविधान के नियम कानून अच्छे से फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, अथवा राज्य
संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति घोषणा करते हैं राष्ट्रपति शासन राज्य के अंतर्गत। कब करते हैं? जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो या फिर संघ यानी कि केंद्र की निर्देशों का अनुपालन करने में राज्य असमर्थ रहता है, तब आपात की घोषणा करती हैं राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति जी। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य को छोड़कर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, वो न्यायिक कार्य को छोड़कर राज्य प्रशासन कार्य को अपने हाथ में लेता है। यानी कि जो गवर्नेंस रहती है न्यायपालिका को छोड़ के कार्यपालिका का पूरा नियंत्रण किसके हाथ में चला जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। और न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है जैसे पहले थी। ठीक है, तो सिर्फ कार्यपालिका का नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। न्यायपालिका के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाती है। एक अगला पॉइंट देखो, राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास होती है। यानी कि जब राज्य में आपातकाल लगाया जाता है तो ये 2 माह के लिए लगाया जाता है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। और अगर 2 महीने से अधिक के लिए आपको आपातकाल लगाना है तो संसद से अनुमति लेनी होती है, तब यह 6 माह की होती है। यानी कि संसद से अनुमति लेकर इसको 6 माह तक किया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह एक राज्य में प्रवर्तन में रह सकती है। यानी कि सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंतर्गत 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। यानी कि 3 वर्षों तक अगर आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है तो संविधान के अंतर्गत संशोधन करना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखो, सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया था कब? 1951 में। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण से सन 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था पंजाब राज्य में। समझ में आया? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा था? तो पंजाब में लगा था। कब लगा था? 1951 में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा है। कब रहा है? ये 19/7/1990 से लेकर 9/10/1996 में, यानी कि इस तरह से टोटल 6 साल के आसपास। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। अब हम लोग बात करेंगे, हमने देखो 352 बात कर ली जो कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, और 356 बात कर ली हमने जो कि राज्य के राष्ट्रपति शासन से संबंधित है यहाँ पे। और अगला हम लोग जो तीसरा प्रकार का आपातकाल होता है, ये वित्तीय आपात होता है, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वर्णित है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है, क्या लिखा है यहाँ पे? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण से भारत की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। यानी कि जब देश में बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी आ जाएगी, यानी कि देश को चला पाना संभव नहीं होगा, उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल को आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगा सकते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, इतना जितना हमने पॉइंट पढ़ा इसमें से ये क्वेश्चन जनरेट नहीं था। क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि इन तीनों आर्टिकल 352, 356 और 360 यानी कि राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में से कौन सा आपात है जिसको अभी तक एक भी बार लागू नहीं किया गया है? तो वित्तीय आपात को अभी तक एक भी बार लागू नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, वित्तीय आपात का प्रभाव। तो वित्तीय आपात के कुछ प्रभाव के कुछ पॉइंट हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। कब? जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तब। ठीक है, राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है।
राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं और राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। क्या आपको इतनी पॉइंट समझ में आई? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा। ये सब खत्म हो चुका है तो इसको हम लोग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जस्ट सेकेंड चेक कर लेते हैं। ये इसको पढ़ लेते हैं अपन। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था जब तक आर्टिकल 370 लागू था तब तक। यहाँ अलग संविधान और एक अलग ध्वज भी, यानी ये एक इनका मतलब फ्लैग भी अलग था, बट ये अब सब सेम हो चुका है। ये भारत का एक अभिन्न अंग हो चुका है, ठीक है। इसमें कोई भी, हमारा जो भारत का संविधान है वही अब लागू होता है। और ये कब हुआ था? राज्यसभा ने 5 अगस्त को, लोकसभा ने 6 अगस्त, क्या लिखा है, राज्यसभा ने 5 अगस्त को एवं लोकसभा ने 6 अगस्त को 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति दी थी। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए गए थे, जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या, लद्दाख। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239A के तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। जम्मू कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है, नहीं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। किसके समान? पुदुचेरी के समान। यहाँ पे मतलब एक विधानसभा भी होगी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। और लद्दाख को विधानसभा के बिना, यानी कि लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है, उसके साथ इसको संघ क्षेत्र बनाया गया है, नहीं केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर को तोड़ के मतलब 2 पार्ट में, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो लद्दाख में बिना विधानसभा के संघ क्षेत्र बनाया गया, और जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया था, जैसे कि ये इस तरह से हमारा जम्मू कश्मीर है, आपको पता होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो इधर का पार्ट है, ये यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट, ये है जम्मू कश्मीर। और इधर वाला जो थोड़ा सा एरिया है, ये है लद्दाख। इधर का अक्साई चीन ने नियंत्रण कर रखा है, तो ये अक्साई चीन वाला आ जाता है। यहाँ पे है लद्दाख, तो लद्दाख को अलग कर दिया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। और जो जम्मू कश्मीर था, इसको भी अलग करके केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, लेकिन यहाँ पे के लिए अलग से एक विधानसभा भी बनाई गई है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा के अंतर्गत 114 सीटें होंगी। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सांसदों का मनोनयन भी कर सकता है। समझ में आया? अगला पॉइंट देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिलता था, क्या? आरक्षण। दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो गया है। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकता है, व्यापार कर सकेगा और नौकरी पा सकेगा। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा, राज्यपाल का पद नहीं होगा, उपराज्यपाल का पद होगा। क्यों? क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार में, नियंत्रण में रहेगी, केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगी पुलिस। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगी। और जम्मू कश्मीर कैडर के IPS व IAS अधिकारी ड्यूटी कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करने के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों व नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेषाधिकार खत्म हो जाएगा। और जब अब यहाँ राष्ट्रपति शासन 356 लगाया जा सकेगा। पहले यहाँ पे 356 राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया सकता, क्योंकि इनका एक अलग ही संविधान चलता था। अब सब कुछ मतलब हमारे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो हमारा संविधान है, उसके हिसाब से सब कुछ A to Z फॉलो होता है, जो सभी राज्यों के लिए बराबर ही कर दिया गया है जम्मू कश्मीर को। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था कब? ये 6 अगस्त 2019 को 5 अगस्त में राज्यसभा में पास हुआ और 6 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ था। तो उसके बाद से ये सब नियम कानून चेंज हो चुके हैं। इसको हम लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। सूचना का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी और नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर के लिए भी लागू होंगे। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनावों में उम्मीदवार बन सकता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब जम्मू कश्मीर के लिए भी मान्य होंगे।
31 अक्टूबर सन 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तिरंगे का कब इंडिया के अंदर मतलब कब राष्ट्रीयता मान्य करी गई थी, राष्ट्रीय प्रतीक कब लिया गया था, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान से संबंधित, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जितनी पॉइंट मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है सब समझ में आया है। अगर कोई दिक्कत लगती है, कोई याद करने में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को पहुँचाइए जो लुसेंट पढ़ रहे हैं बट याद करने में उनको समस्या हो रही है। ठीक है, तो ये था वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो यहीं पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।